Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, welcome to the last part of this last lecture of wave optics, है ना। तो बच्चों इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे द वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स से, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि कितने दूरी तक रे ऑप्टिक्स को वैलिड मान सकते हैं और कितने दूरी के बाद हमें वेव ऑप्टिक्स को कंसिडर करना है एक लाइट रे के लिए ना। तो जैसे कि देखिए हमने पढ़ रखा है कि एन अपर्चर, अपर्चर का मतलब क्या हो गया, स्लिट या फिर होल ऑफ साइज स्मॉल ए illuminated by a parallel beam sends diffracted light into an angle of approximately, हमने देखा था कितना आता है वो, लैम्डा अपॉन ए आता है ना। दिस इज द एंगुलर साइज ऑफ द ब्राइट सेंट्रल मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए बच्चों, इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस z द डिफ्रैक्टेड बीम देयरफॉर एक्वायर्स अ विड्थ z लैम्डा बाय, यहाँ पर आर्क लेंथ बराबर r इंटू थीटा का यूज करा गया ना। z डिस्टेंस है और एंगल लैम्डा बाय है, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो जो विड्थ है वो हो जाएगी z इंटू लैम्डा बाय, है ना। तो वही यहां पर लिखा है कि इन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस z द डिफ्रैक्टेड बीम देयरफॉर एक्वायर्स अ विड्थ, कितनी विड्थ हो जाएगी, यूजिंग आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा, वो क्या हो जाएगा z इंटू लैम्डा अपॉन ए ड्यू टू डिफ्रैक्शन, है ना। वरना तो वो रे सीधी निकल जाती है ना, पैरेलल बीम क्यों बेंड करती, डिफ्रैक्शन के थ्रू ही तो बेंड कर रही है। इट इज इंटरेस्टिंग टू आस्क एट व्हाट वैल्यू ऑफ z the spreading due to diffraction becomes comparable to the size small a of the aperture, है ना। कितनी दूरी पर, है ना, at what value of z ये जो स्प्रेडिंग है ना डिफ्रैक्शन की वजह से, वो किसके कंपेरेबल हो जाए, साइज स्मॉल ए ऑफ द अपर्चर। तो इस वजह से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, विद अप्रोक्सीमेटली, है ना, विद अप्रोक्सीमेटली इक्वेट z लैम्डा अपॉन ए विथ ए, है ना। ये हमें क्या बताता है, दिस गिव्स द डिस्टेंस बियॉन्ड विच डाइवर्जेंस ऑफ द बीम ऑफ विड्थ स्मॉल ए बिकम्स सिग्निफिकेंट, है ना। क्योंकि इतने दूरी के बाद क्या हो जाता है, ये जो विड्थ z लैम्डा अपॉन ए है वो किसके बराबर हो जाता है, वो साइज ऑफ द अपर्चर के बराबर हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि अब जो है, अब हम लोग रे ऑप्टिक्स को फॉलो नहीं कर सकते, है ना। अब स्प्रेडिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हमें वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से ही बातें करनी होंगी। क्लियर है एक बात। तो इसीलिए बच्चों यहाँ क्या लिखा है, देयरफॉर z इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। और ये कैसे आया बच्चों, तो हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि z लैम्डा अपॉन ए को अगर आप ए के बराबर कर देंगे तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा आ जाएगी ना। तो वी डिफाइन अ क्वांटिटी zf कॉल्ड द फ्रेनेल डिस्टेंस बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, zf क्या हो जाता है, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, है ना। इतनी दूरी तक कि अगर हम लोग बात करेंगे एक पैरेलल बीम के लिए जो कि किसी स्लिट से निकली है, किसी होल से निकली है, तो हम लोग कहेंगे कि इतनी दूरी तक हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्प्रेडिंग नहीं हुई है। लेकिन इतने डिस्टेंस के बाद हम लोग समझ सकते हैं कि जो स्प्रेडिंग है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं बल्कि वेव ऑप्टिक्स के नज़रिए से उस लाइट बीम को देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर हम लोग इस इक्वेशन को देखें ना, ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, तो इसको अगर देखें तो हम लोग क्या कमेंट कर सकते हैं, दिस इक्वेशन शोज दैट फॉर डिस्टेंसेस मच स्मॉलर देन ZF, है ना। फ्रेनेल डिस्टेंस अगर बहुत कम डिस्टेंसेस की बात करें तो वहां पर तो हम लोग ये कहेंगे कि ये जो स्प्रेडिंग है वो बहुत नेग्लिजिबल है ना। द स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन इज स्मॉलर कंपेयर टू द साइज ऑफ द बीम, है ना। तो उन सारे केसेस में हम लोग बड़े आराम से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को वैलिड रख सकते हैं, राइट। इट बिकम्स कंपेरेबल, कब कंपेरेबल हो जाता है बच्चों, व्हेन द डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली ZF। लेकिन अगर बच्चों हम लोग बहुत ज्यादा दूर की बात करें ना, ZF से भी ज्यादा दूरी की बात करें, फॉर डिस्टेंसेज मच ग्रेटर दैन ZF, तो उन सारे डिस्टेंसेस के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन है वो ऑब्वियसली क्या हो चुकी है, अब काफी डोमिनेट कर चुकी है ना। तो अब हम लोग जो है रे ऑप्टिक्स कंसिडर तो नहीं कर पाएंगे, अब हमें वेव ऑप्टिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो वही यहाँ लिखा है कि द स्प्रेडिंग ड्यू टू डिफ्रैक्शन डोमिनेट्स ओवर दैट ड्यू टू रे ऑप्टिक्स, है ना। रे ऑप्टिक्स की वजह से तो वो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, है ना, द साइज ए ऑफ द अपर्चर। तो ये जो इक्वेशन है, इट ऑल्सो शोज दैट रे ऑप्टिक्स इज वैलिड इन द लिमिट ऑफ वेवलेंथ टेंडिंग टू जीरो। तो ये देखिए बच्चों बहुत मजेदार चीज है कि अगर लैम्डा जो है ना, वो टेंडिंग टू जीरो हुआ, मतलब बहुत ही छोटा हुआ, तो उस केस में ZF क्या आ जाएगा, वो तो ऑलमोस्ट इनफाइनाइट आ जाएगा। मतलब पूरे के पूरे रास्ते के दौरान हमेशा हम लोग उसे क्या कंसिडर कर सकते हैं, रे ऑप्टिक्स कंसिडर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि उसका जो डिफ्रैक्शन नेचर है ना, जो उसका वेव नेचर है, जो स्प्रेडिंग है, वो तो नेग्लिजिबल आएगी फिर, है ना। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि अगर वेवलेंथ टेंडिंग टू जीरो हुआ
तब रे ऑप्टिक्स जो है वो तो हमेशा ही वैलिड रहेगी, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो इस आसान से टॉपिक के ऊपर एक सवाल देखते हैं। सवाल है, फॉर व्हाट डिस्टेंस इज रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन व्हेन द अपर्चर इज 3 मिलीमीटर वाइड एंड द वेवलेंथ इज 500 नैनोमीटर, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि बच्चों एपर्चर जो है वो कितना है, 3 मिलीमीटर वाइड है। तो हम लोग स्मॉल ए की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 3 मिलीमीटर, या फिर 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर्स, है ना। इसके अलावा बच्चों लैम्डा हमारे को कितना दे रखा है, 500 नैनोमीटर, मतलब 500 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब हमें पता है बच्चों कि कितनी दूरी तक रे ऑप्टिक्स जो है वो गुड अप्रोक्सीमेशन है, तो उसे हम लोग कहते हैं ZF, है ना। तो ZF बराबर क्या हो जाता है, a² अपॉन लैम्डा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, वैल्यू पुट करने पर हमारे पास जो ZF है वो कितना आ जा रहा है, 18 मीटर्स आ रहा है ना। तो मतलब 18 मीटर तक जो है हम लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो है रे ऑप्टिक्स के अंडर आता है ना। उसके बाद हमें क्या मानना पड़ेगा कि ये अब वेव ऑप्टिक्स की कहानी चालू हो गई है, ठीक है। तो बच्चों इस रिजल्ट के थ्रू हम लोग एक चीज एनालाइज कर पा रहे हैं, वो ये है कि दिस एग्जाम्पल शोज दैट इवन विद अ स्मॉल एपर्चर, देखिए जो एपर्चर था, है ना, वो कैसा था, 3 मिलीमीटर वाइड था ना। डिफ्रैक्शन स्प्रेडिंग कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर रेज मेनी मीटर्स इन लेंथ, है ना। यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी आई, 18 मीटर्स आई, जो कि ठीक ठाक लेंथ है ना। दस रे ऑप्टिक्स इज वैलिड इन मेनी कॉमन सिचुएशंस, ठीक है ना। चलिए तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक लड़की है ना, जिसके हाथ में जो है एक टॉट रोप है ना। एक बार आप देख पा रहे हैं वो उसे अलग तरीके से ऑसिलेट करवा रही है और एक बार अलग तरीके से ऑसिलेट करवा रही है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इफ वी शेक अ टॉट रोप अप एंड डाउन, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, तो उस केस में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, अ ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स अलोंग द रोप इन वन प्लेन, है ना। हमेशा वो वर्टिकल प्लेन में ही रहता है ये रोप, है ना। वी से दैट सच अ वेव इज प्लेन पोलराइज्ड, जिसका मतलब क्या हुआ, द वेव्स ट्रैवलिंग अलोंग द रोप आर कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन, है ना। ये जो वर्टिकल प्लेन है इसी में हमेशा ये जो वेव है वो क्या है, कन्फाइंड है। इसी तरीके से बच्चों इफ वी शेक द रोप अप एंड डाउन वी प्रोड्यूस अ वर्टिकली प्लेन पोलराइज्ड वेव। इफ वी शेक इट फ्रॉम साइड टू साइड वी प्रोड्यूस अ हॉरिजॉन्टली प्लेन पोलराइज्ड वेव, है ना। तो ये जो दूसरी वेव यहाँ पर जनरेट हुई है वो आप देख पा रहे हैं कि हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो इसे क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टली प्लेन पोलराइज्ड वेव। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि दो अलग अलग डायग्राम है ना। तो यहाँ पर एक्चुअली ये जो वेव क्रिएट हो रही है ये हो रही है ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। अ सिंगल वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन कैन एमिट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज प्लेन पोलराइज्ड। और ऐसा कैसे हो सकता है, द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन विल मैच द वाइब्रेशनल डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे कि अ वर्टिकली एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वर्टिकली ऑसिलेट कर रहा है ना। अ वर्टिकली एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, अगर ऑसिलेट कर रहा है मतलब एक्सिलरेशन है ना। तो अ वर्टिकली एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन देन एमिट्स लाइट दैट इज वर्टिकली पोलराइज्ड व्हाइल अ हॉरिजॉन्टली एक्सिलरेटिंग इलेक्ट्रॉन एमिट्स लाइट दैट इज हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड। क्लियर है ये बात। लेकिन बच्चों ये डिसिप्लिन कॉमन लाइट सोर्सेज में नहीं होता है ना। अ कॉमन लाइट सोर्स सच एज एन इनकैंडेसेंट लैम्प, अ फ्लोरोसेंट लैम्प, अ कैंडल फ्लेम और एन आर्क लैम्प एमिट्स लाइट दैट इज अनपोलराइज्ड, है ना। जो भी कॉमन लाइट सोर्सेज है वो कैसे हैं, अनपोलराइज्ड है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो प्रेफर्ड वाइब्रेशनल डायरेक्शन फॉर द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी वजह से लाइट जो है वो एमिट हो रही है ना। तो बच्चों बड़े आराम से हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशन माइट बी एज न्यूमरस एज द एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूसिंग देम, है ना। अब यहाँ पर देखिए डायग्राम नंबर ए में, है ना, कुछ शो किए गए यहाँ पर प्लेन्स। अ फ्यू प्लेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन फिगर 29.30a। वी कैन रिप्रेजेंट ऑल दीज प्लेन्स बाय रेडियल लाइंस, है ना। सिंप्लिसिटी के लिए क्या किया जाता है, इंस्टेड ऑफ इतने सारे प्लेन्स बनाए, इन प्लेन्स को हम लोग रेडियल डायरेक्शन से भी शो कर देते हैं ना। इवन इनको भी और सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग सिंपली दो वेक्टर्स, है ना, यहाँ पर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है द प्ले, यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया था ना
We can represent all these planes by radial lines or more simply by vectors in two mutually perpendicular directions, as if we had resolved all the vectors into horizontal and vertical components. Clear है बात? This simpler schematic represents unpolarized light, है ना. यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि चूंकि दो वेक्टर्स है ना, इसका मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना, कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं है. ठीक है. पोलराइज्ड लाइट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेक्टर, और इसकी चर्चा बहुत जल्दी हम लोग अभी अभी करेंगे. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग जो देख पा रहे हैं डायग्राम, ये एक्चुअली एग्जांपल है पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, है ना. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है ना. तो ये प्लेन ऑफ ऑसिलेशन हो गया. ठीक है. तो इस बार देखिए हम लोग यहाँ पर दो अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर्स के बजाय सिर्फ एक ही पर्टिकुलर है ना, जैसे वाई एक्सिस के लॉन्ग ही वेक्टर से हमारा काम चल जा रहा है. क्लियर है बात? तो अब सोचना यह है कि ऐसे पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हासिल कैसे करा जाए, राइट. तो देखिए बच्चों, उसका क्या तरीका है. ऑल ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स ऑफ अ नॉन क्यूबिक नेचुरल शेप हैव द प्रॉपर्टी ऑफ transmitting light of one polarization differently from light of another polarization, है ना. तो ये जो ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स होते हैं, तो इनकी खासियत ये होती है कि ये पोलराइज कर सकते हैं लाइट को. सर्टेन क्रिस्टल्स नॉट ओनली डिवाइड अनपोलराइज्ड लाइट इनटू टू इंटरनल बीम्स polarized at right angles to each other, but also strongly absorb one beam while transmitting the other, है ना. तो ये क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहले ये अनपोलराइज्ड लाइट थी, है ना, लेकिन इसने क्या करा, इसने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखिए एब्जॉर्ब कर लिया, और सिर्फ ट्रांसमिट क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, वर्टिकल कंपोनेंट, है ना. तो वही यहाँ लिखा है कि वन कंपोनेंट ऑफ द इंसिडेंट अनपोलराइज्ड लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हो जा रहा है, रिजल्टिंग इन इमर्जिंग पोलराइज्ड लाइट. तो देखिए बच्चों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे टॉर्मलिन इज वन सच कॉमन क्रिस्टल बट अनफॉर्चुनेटली द ट्रांसमिटेड लाइट इज कलर्ड, है ना. इस केस में कलर्ड आ जाता है. फिर अगला है हेराफथाइट, है ना. हाउएवर डज द जॉब विदाउट डिसकलरेशन. माइक्रोस्कोपिक क्रिस्टल्स ऑफ हेराफथाइट, है ना, are embedded between cellulose sheets in uniform alignment and are used in making Polaroid filters. तो बच्चों, आई एम प्रिटी श्योर कि जब आप गॉगल्स खरीदने जाते होंगे ना, सनग्लासेस खरीदने जाते होंगे, तो आपको एक सेगमेंट जरूर दिखाई देता होगा जिसमें लिखा होता होगा पोलरॉइड, है ना, या फिर पोलराइज्ड सनग्लासेस. तो उनमें ये खासियत होती है ना, वो क्या करते हैं, वो उनसे जब लाइट रे पास करती है ना, तो वो टेक्निकली लाइट रेज को कम कर देते हैं. कैसे? तो पोलराइजेशन के फिनोमेना से एक कंपोनेंट को वो एक्चुअली क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ पोलराइज्ड लाइट एंटर करती है ना, जिसकी वजह से आपको कम इंटेंसिटी लगती है उस लाइट की, है ना. तो ये एक टेक्निकल तरीका है लाइट को काटने का. सम पोलरॉइड शीट्स कंसिस्ट ऑफ सर्टेन अलाइंड मॉलिक्यूल्स रादर देन टाइनी क्रिस्टल्स, है ना. तो ये बात हो गई कि क्या होता है एक्चुअली उन क्रिस्टल्स में. तो चलिए बच्चों, रोप की एनालॉजी से हम लोग इस पोलराइजेशन के फिनोमिनन को और आराम से समझते हैं ना. जैसे देखिए यहाँ पर एक टॉर्च है ना. अब टॉर्च से कैसी रेज निकल रही है, नॉन पोलराइज्ड लाइट रेज निकल रही है ना, जो कि ऑल डायरेक्शंस में वाइब्रेट कर रही है. ठीक है. अब वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा वेलोसिटी की क्या रहती है, परपेंडिकुलर. लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने के बावजूद भी जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है ना. तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए वर्टिकल कंपोनेंट पासेस थ्रू फर्स्ट पोलराइजर, है ना. यहाँ पर आप पोलराइजर देख पा रहे हैं जो जेल की सलाखों की तरह है ना. तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं निकल पा रहा है. सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं निकल पा रहा है क्योंकि वो एब्जॉर्ब हो गया एक्चुअली, है ना. और उसके बाद अगर एक और पोलराइजर हम लोग यहाँ पर रख दें, है ना, जो सेम वैसा ही दिखेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज निकल जाएगा बड़े आराम से, है ना. तो वही देखिए यहाँ पर रोप की एनालॉजी से भी हम लोग देख पा रहे हैं ना कि अगर ये ऑलरेडी पोलराइज्ड है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये बड़े आराम से यहाँ से निकल सकता है. अब देखिए दूसरा वाला केस, इसमें हम लोगों ने अगेन वही करा. शुरुआत में तो अनपोलराइज्ड या नॉन पोलराइज्ड लाइट थी, लेकिन
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्टिकल है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, वही पास कर पा रहा है शुरुआत में। उसके बाद क्या हो रहा है, अब यहाँ पर देखिए जो सेकंड पोलराइजर है उसमें क्या दिक्कत आ रही है, उसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर हॉरिजॉन्टल रेज होती है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता तो वो पास कर पाता, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है नहीं। तो अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी लाइट एक्चुअली पास ही नहीं करेगी, है ना। तो इन दोनों पोलराइड्स या इन दोनों पोलराइजर्स की मदद से हम लोग देख पा रहे हैं कि सारी की सारी लाइट जो है वो खत्म हो गई, है ना। तो पहले वर्टिकल कंपोनेंट सिर्फ निकल पाया और दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था नहीं, वरना वो निकल जाता, पर वो था ही नहीं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि शुरू में वेव देखिए, इस रस्सी को देखिए तो वर्टिकल कंपोनेंट था, लेकिन फिर जो है हम लोगों ने उसका रास्ता जाम कर दिया तो देखिए वेव खत्म हो गई। क्लियर है। तो उसी को देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर दो है ना, दो हम लोग पोलराइज्ड सनग्लासेस का यूज करें तो देखिए पूरी की पूरी लाइट यहाँ पर कैंसिल आउट हो रही है ना। पोलरॉइड सनग्लासेस ब्लॉक आउट हॉरिजॉन्टली वाइब्रेटिंग लाइट व्हेन द लेंस इज ओवरलैप एट राइट एंगल्स, है ना। तो हम लोगों ने चतुराई से क्या कर दिया, जैसे हमें पता था, हमें ऑलरेडी ये बात मालूम थी कि जो पोलरॉइड सनग्लासेस होते हैं वो किससे ब्लॉक करते हैं, हॉरिजॉन्टली वाइब्रेटिंग लाइट को, है ना। तो इसमें हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस तरीके से वर्टिकल सलाखें होंगी। अब हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पर एक और सनग्लास का यूज करा, तो उसमें ऑल्दो इस तरीके से वर्टिकल सलाखें थी, है ना, लेकिन हम लोगों ने उसे टिल्ट कर दिया तो जिससे अब वो हॉरिजॉन्टल बन गया है। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि एक कैसा है, एक यहाँ पर वर्टिकल है और एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है। तो सेम वही फेनोमेनन होगा ना, अब कोई भी लाइट जो है वो इससे पास नहीं कर पाएगी, है ना। एक सनग्लास एक टाइप की लाइट को ब्लॉक करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और दूसरा दूसरे टाइप को खा जाएगा, है ना। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पोलराइज्ड लाइट। तो ये बात तो हमने अभी अभी देखी बच्चों कि अगर अनपोलराइज्ड लाइट होगी और वो किसी पोलरॉइड से गुजरेगी तो उसकी आधी इंटेंसिटी खत्म हो जानी चाहिए, है ना। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए बच्चों कि अगर मान लीजिए अनपोलराइज्ड लाइट है ना, जिसको मैं सिंपली दो वेक्टर्स इस तरीके से भी बना सकता हूँ, है ना। तो अगर उसके पास दो कंपोनेंट्स है ना, बेसिकली वाई और जेड, और अगर मान लीजिए कि उसका जेड कंपोनेंट जो है वो क्या हो गया, वो एब्जॉर्ब हो गया, है ना। तो हाफ द इंटेंसिटी आई नॉट ऑफ द ओरिजिनल लाइट इज लॉस्ट, है ना। द इंटेंसिटी आई ऑफ द इमर्जिंग पोलराइज्ड लाइट इज देन कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हाफ आई नॉट, और यही क्या कहलाता है, वन हाफ रूल कहलाता है। ठीक है, क्वाइट लॉजिकल है। लेट अस कॉल दिस द वन हाफ रूल। We can use it only when the light reaching a polarizing sheet is unpolarized, है ना। केयरफुल रहिएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों एक और मजेदार चीज है, अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई पोलराइज्ड लाइट आई है ना, और इस बार देखिए क्या है, द शीट्स पोलराइजिंग एक्सिस इज वर्टिकल, है ना। सो ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास, है ना। तो हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये जो शीट है उसकी पोलराइजिंग एक्सिस कैसी है, वर्टिकल है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी तिरछी है ना, टेढ़ी है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उसका सिर्फ कौन सा कंपोनेंट पास कर पाएगा, ई वाई पास कर पाएगा, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ई वाई कितना हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के, है ना। तो उसी के तर्ज पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो इंटेंसिटी अब पास करेगी वो कितनी होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आई नॉट किसकी इंटेंसिटी है, यहाँ पर आई नॉट इस ई वेक्टर की इंटेंसिटी है ना। जो वेव है ना इस पोलरॉइड से गुजरने वाली थी उसकी इंटेंसिटी अगर आई नॉट है, तो जो ट्रांसमिट हो गई वेव है ना उसकी इंटेंसिटी सिर्फ और सिर्फ कितनी रह जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कहलाता है कोसाइन स्क्वायर्ड रूल, और इसका एक और नाम होता है लॉ ऑफ मैलिस, है ना, या फिर मैलिस लॉ, है ना। तो ये इसका नाम होता है, इस आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली क्या है, मैलिस लॉ या फिर लॉ ऑफ मैलिस। चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्री डायमेंशनल व्यूइंग, है ना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, 3D स्लाइड शो यूजिंग पोलरॉइड्स है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक मेटालिक स्क्रीन है ना, जिसके ऊपर
एक्चुअली प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो दो प्रोजेक्टर्स है ना। एक जो है प्रोजेक्टर उसमें पोलरॉइड अलाइंड हॉरिजॉन्टली है और एक में पोलरॉइड अलाइंड वर्टिकली है। क्लियर है। उसके अलावा आप जब भी 3D मूवी देखने जाते होंगे तो आपको एक अलग वेराइटी का चश्मा मिलता है ना। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो इंसान है ये एक ऐसा चश्मा पहना है जिसमें लेफ्ट आई जो है ना, लेफ्ट आई से जो है वो देखिए क्या देख पा रहा है, द लेफ्ट आई सीज ओनली पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द लेफ्ट प्रोजेक्टर, द राइट आई सीज ओनली पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम द राइट प्रोजेक्टर। और जिस वजह से क्या हो रहा है, बोथ व्यूज मर्ज इन द ब्रेन टू प्रोड्यूस डेप्थ, और यही डेप्थ जो है हमारे को 3D की फील देती है। ठीक है। तो देखिए बच्चों किस तरीके का यहाँ पर चश्मा पहनना पड़ता है ना। एक में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि एक में जो वर्टिकल एक्सिस है ना, वो सिर्फ कौन से लाइट को आने दे रही है, ऐसी लाइट को आने दे रही है जो वर्टिकली पोलराइज्ड है। और एक में आप देख पा रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड लाइट को एंटर करने दे रही है ना। तो ये सारा का सारा जो हमारे को 3D व्यू होता है उसके लिए इन सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। चलिए बच्चों एक सवाल देखते हैं पोलराइजेशन के ऊपर। सवाल है, अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I passes through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be I by 2. Now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B is now found to be I by 8. The angle between polarizer A and C is 60 degree, 0 degree, 30 degree या फिर 45 डिग्री। ठीक है। तो देखिए बच्चों इस सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। हमें ये पता है कि शुरुआत में अनपोलराइज्ड लाइट थी ना जिसकी इंटेंसिटी आई थी। अब अगर वो पास करेगी किससे, ए से पास करेगी, तो ऑब्वियस है कि उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई बाई 2 हो जाएगी ना। ट्रांसमिटेड लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी आई बाई 2 रह जाएगी, क्योंकि ए जो है ना वो क्या करेगा, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देगा, तो इंटेंसिटी रह जाएगी आई बाई 2। अब ये दिया हुआ है कि जब ये पास करी किससे, बी पोलरॉइड से पास करी, तो भी यहाँ पर यही कहा गया है कि इंटेंसिटी अभी भी कितनी है, आई बाई 2 ही है। इसका क्या मतलब हो गया कि ए और बी जो है बिल्कुल सिमिलर है ना, और सिमेट्रिक तरीके से रखे भी हुए हैं। ठीक है। मतलब अगर ए में हम लोग कहें कि ए में पोलराइजेशन एक्सिस अगर वर्टिकल है तो बी में भी पोलराइजेशन एक्सिस कैसी होगी, बिल्कुल वर्टिकल होगी। क्लियर है ये बात। अब देखिए बच्चों क्या कहा गया है कि एक और पोलराइजर यहाँ पर रखा गया है ना, पोलराइजर सी ए और बी के बीच में है ना। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए अब बोला जा रहा है कि जो इंटेंसिटी बियॉन्ड बी है वो कितनी हो गई, आई बाय 8 हो गई। क्लियर है ये बात। तो चलिए सोचते हैं कि क्या हुआ होगा इस बार। देखिए हमें यहां तक तो जानकारी है कि ए से आगे जो इंटेंसिटी गई होगी वो कितनी गई होगी, आई बाई 2 गई होगी है ना। तो सी पोलराइजर पर जो फॉल कर रही है लाइट है ना, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई बाई 2 है। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर की इंटेंसिटी लेटर से की इंटरमीडिएट इंटेंसिटी आई डैश हो जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि आई डैश इज इक्वल टू आई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ कि ए और सी के ट्रांसमिशन एक्सिस में एंगल कितना है, लेटर से कि थीटा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे, आई डैश इज इक्वल टू आई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये बात। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो सी की है ना, जो सी की एक्सिस होगी और जो बी की एक्सिस होगी उनके बीच में भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ए और बी बिल्कुल इक्विवेलेंट है ना, सेम है। तो हम लोग यहाँ पर फिर से क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, आई बाई 8 इज इक्वल टू आई डैश कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, ये थीटा निकालना है, राइट। तो चलिए बच्चों एक काम करते हैं, आई डैश की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं ना। तो आई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बाई 8 इज इक्वल टू आई डैश की वैल्यू हो जाएगी आई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में एक और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा एक और लिख देते हैं। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, आई से आई तो कैंसिल आउट हो गया, और 2 4 ज़ा 8 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कॉस टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 बाय 4 आ गया ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 बाई 2 और कॉस थीटा 1 बाई रूट 2 है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1 बाई रूट 2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री है ना।
चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। क्लियर है ये बात? तो देखिए बच्चों, हम लोग कौन सा केस देखने वाले हैं? हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो इंसिडेंट सनलाइट है ना, जो कि कैसी होती है, अनपोलराइज्ड होती है। जब वो है ना एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल से टकराती है और फिर जब वो ऑब्जर्वर की तरफ जाती है तो किस तरीके से पोलराइजेशन हो जाता है ना। तो आइए देखते हैं उस फिनोमेनन को। द इंसिडेंट सनलाइट इज अनपोलराइज्ड. The dots stand for polarization perpendicular to the plane of the figure. The double arrows show polarization in the plane of the figure, है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंसिडेंट सनलाइट में दो कंपोनेंट्स दिखाए गए। एक तो डॉट से दिखाया गया है जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर है, और एक डबल एरो से दिखाया गया है जो कि किस प्लेन में है, प्लेन ऑफ द फिगर में है। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, देयर इज नो फेज रिलेशन बिटवीन दीज टू इन अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। अनपोलराइज्ड लाइट में जो है कोई भी फेज रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं होता है ना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट वेव, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स, है ना, एक्वायर कंपोनेंट्स ऑफ मोशन इन बोथ दीज डायरेक्शंस, है ना। तो ऑब्वियस है, यहाँ पर जब इंसिडेंट सनलाइट जो है ना, जब उसके पास दो दो कंपोनेंट है ना, तो वो जब फॉल करेगी किसी इलेक्ट्रॉन पर, राइट, तो वो क्या करवाएगी उसे, वो उसे ऑसिलेट करवाएगी इन दोनों डायरेक्शंस में ना। तो वही यहाँ लिखा है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंसिडेंट वेव, द इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल्स एक्वायर कंपोनेंट्स ऑफ द मोशन इन बोथ दीज डायरेक्शंस, है ना। वी हैव ड्रॉन, हम लोगों ने बच्चों एक स्पेशल केस ड्रॉ करा है। वी हैव ड्रॉन एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट 90 डिग्री, राइट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो ऑब्जर्वर है वो कितना एंगल बना रहा है इस रे के साथ, 90 डिग्री बना रहा है ना। ऑब्जर्वर की लोकेशन कहाँ पर है, बिल्कुल परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना। अगर सनलाइट इस तरीके से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ रही है तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो वही यहाँ लिखा है, वी हैव ड्रॉन एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ द सन। ठीक है, clearly charges accelerating parallel to the double arrows do not radiate energy towards this observer since the acceleration has no transverse component, है ना। हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो डबल एरोज वाली डायरेक्शन है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से कोई भी एनर्जी जो है ना, वो इस ऑब्जर्वर की तरफ रेडिएट नहीं होगी, क्योंकि हमारे को पता है कि जो वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इस बार हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ना, वो इंसान की तरफ है, तो कोई भी एनर्जी उसकी तरफ तो नहीं जा सकती है ना। तो इसीलिए बच्चों, द रेडिएशन स्कैटर्ड बाय द मॉलिक्यूल इज देयरफॉर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो डॉट है ना, उसी की वजह से जो एनर्जी वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रही होगी, है ना। It is polarized perpendicular to the plane of the figure. This explains the polarization of scattered light from the sky. Clear है ये बात? तो बड़े आराम से बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि इस ऑब्जर्वर के पास जो लाइट आ रही है ना, वो कैसी है, उसके लिए वो पोलराइज्ड हो चुकी है ना। चलिए बच्चों, तो अब तक हम लोगों ने देखा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग। अब देखते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। तो देखिए होता क्या है, most glare from non-metallic surfaces is polarized. Here we see that the components of incident light parallel to the surface are reflected, है ना। देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि most of the incident light के जो component है जो parallel to the surface है ना, parallel to the surface कौन सा हो गया, देखिए ये वाला हो गया ना। ये जो parallel to the surface वाला component है वही क्या हो रहा है, मेजॉरिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। और जो दूसरा कंपोनेंट है ना, जो सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो क्या हो जा रहा है, वो इस सरफेस से पास कर जा रहा है ना। तो वही यहाँ लिखा है, एंड दैट द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस पास थ्रू द सरफेस इनटू द मीडियम, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्लेयर वी एनकाउंटर इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेसेस, है ना। जनरली जो सरफेसेस होती है जिनसे लाइट टकरा करके हमारी आंखों पे एंटर करती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बर्फीले जगहों पर जा रहे हो, तो वहां पर चारों तरफ आइस ही आइस है ना, जमीन पर आइस है। अब जमीन है तो वो हॉरिजॉन्टल रहेगी, तो उससे जब लाइट टकरा करके आपकी आंखों में आती है तो वो मेजॉरिटी में क्या हो जाती है, पोलराइज हो जाती है। तो एक बहुत आसान तरीका है कि उन लाइट को कट करने का, है ना,
उसके लिए हम लोग पोलराइज्ड सनग्लासेस पहनते हैं। जैसे आप यहाँ डायग्राम में भी देख पा रही कि ये जो बच्चा है ना, इसने जो पोलराइज्ड सनग्लासेस पहन रखा है ना, तो वही यहाँ लिखा है कि बिकॉज मोस्ट ऑफ द ग्लेयर वी इनकाउंटर इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सर्फेसेस, इसी वजह से द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ पोलरॉइड सनग्लासेस आर वर्टिकल, है ना। तो जो आप दुकान से चश्मे खरीदते हैं पोलराइज्ड सनग्लासेस, उसमें जो पोलरॉइड की जो पोलराइजेशन एक्सिस होती है ना, वो कैसी होती है, वर्टिकल होती है, ताकि वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस से जो टकरा करके लाइट आ रही है ना, उससे आपको बचा सके। तो बच्चों अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो क्या होती है, पोलराइज्ड होती है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जब सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी होती है, पोलराइज्ड, है ना। मतलब उसमें जो है दूसरा वाला कंपोनेंट प्रेजेंट ही नहीं रहता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पर डॉट से क्या रिप्रेजेंट किया गया है, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू पेज, है ना। और यहाँ डबल एरो से क्या रिप्रेजेंट किया गया है, कंपोनेंट पैरेलल टू द पेज, ठीक है। तो देखिए इंसिडेंट अनपोलराइज्ड रे में दोनों ही थे, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर थीटा बी एंगल है ना। ये थीटा बी एंगल का मतलब होता है ब्रियस्टर्स एंगल, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है ब्रियस्टर्स एंगल थीटा बी, ठीक है। तो अ रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट इन एयर इज इंसिडेंट ऑन अ ग्लास सरफेस एट द ब्रियस्टर्स एंगल थीटा बी। इस थीटा बी एंगल की खासियत ये होती है कि जब इंसिडेंट रे थीटा बी एंगल पर फॉल करती है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाता है। The electric fields along that ray have been resolved into components perpendicular to the page and components parallel to the page. The reflected light consists only of components perpendicular to the page and is thus polarized in that direction. और इसका भी एक्सप्लेनेशन ऑलमोस्ट वैसा ही है ना, जैसे कि यहाँ पर जब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब वो ऑसिलेट कर रहे हैं, तो वो अगर ऑसिलेट कर रहे हैं दोनों डायरेक्शंस में, तो जो डबल एरो वाली डायरेक्शन है उस डायरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि कोई भी एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग नहीं आ रही है ना। क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर रहा है उस डायरेक्शन में तो वेव वेलोसिटी नहीं होगी, है ना। तो इस वजह से बच्चों हम लोग देखते हैं कि अगर थीटा बी एंगल पे इंसिडेंट रे आए तो जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें क्या होता है, एक कंपोनेंट मिसिंग हो जाता है ना। द रिफ्रैक्टेड लाइट कंसिस्ट्स ऑफ the original components parallel to the page and weaker components perpendicular to the page, है ना। मतलब कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये हमेशा क्या होती है, पार्शियली पोलराइज्ड होती है, ठीक है। तो बच्चों इसमें समझने वाली बात बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है ना इस डबल एरो वाली डायरेक्शन में, वो रिफ्लेक्टेड रे में कंट्रीब्यूट नहीं करता है ना। तो बच्चों ब्रीस्टर्स एंगल हमने किसे कहा, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो। अब जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल को देखिए ना, तो आप समझ पा रहे हो कि थीटा बी और थीटा आर को मिला करके कितना होना पड़ेगा, 90 डिग्री, है ना, क्योंकि ओवरऑल एंगल तो 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसी वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रीस्टर्स एंगल, है ना। फॉर लाइट इंसिडेंट एट द ब्रीस्टर्स एंगल थीटा बी वी फाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इस वजह से थीटा बी प्लस थीटा आर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। अब अगर हम लोग स्नेल्स लॉ अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं, n1 साइन थीटा बी बराबर n2 साइन थीटा आर, है ना। और अगर मैं इस वाली कंडीशन का भी यूज करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, n1 साइन थीटा बी इज इक्वल टू n2 साइन थीटा आर को क्या लिख देंगे, 90 माइनस थीटा बी। तो यहाँ से ये क्या बन गया, n2 कॉस थीटा बी। और इस वजह से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स n2 अपॉन n1, है ना। इसके अलावा बच्चों अगर हम लोग इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो जनरली क्या होता है कि जो n1 है ना, वो क्या होता है, वो 1 होता है, क्योंकि एयर से रे जनरली आ रही होती है ना। और जिस मीडियम पे जाती है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेटर से कि n कह दे रहे हैं, तो थीटा भी बराबर क्या आ रहा है, tan इनवर्स n आ रहा है। और यही कहलाता है ब्रियस्टर्स लॉ, नेम्ड आफ्टर सर डेविड ब्रियस्टर हु फाउंड बोथ एक्सपेरिमेंटली इन 1812। तो बच्चों इसी के साथ हमारा वेव ऑप्टिक्स चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। इन केस बच्चों फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है इस चैप्टर में तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।